नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। INDIA गठबंधन के कन्वेनर के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि दूसरे लोगों को कन्वेनर बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुझे कुछ भी व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम सबका हित चाहते हैं, हम सबको एकजुट करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर एक साथ लाने की कोशिश की। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां से नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, INDIA गठबंधन का कन्वेनर बनाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले हैं कि दूसरे लोगों को कन्वेनर बनाया जाएगा, क्योंकि कन्वेनर को लेकर के सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर INDIA गठबंधन का कन्वेनर कौन होगा, कौन इसे लीड करेगा। और इसको लेकर के कई बार जो नाम है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही सामने आ रहा था, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि दूसरे लोगों को कन्वेनर बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई व्यक्तिगत चाहत नहीं है, हमको कुछ नहीं बनना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमको सबको एकजुट करना है और इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, सभी को एकजुट आने के लिए कहा। शैलेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि कन्वेनर उन्हें नहीं बनना है, लेकिन इस पूरे बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं? देखिए, साफ तौर पर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा हो रही है और जब पहली बैठक पटना में हुई थी उस वक्त भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जा सकता है, नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन आज एक बार फिर से नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है, जब मुंबई में बैठक होनी है उस बैठक के ठीक पहले नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिया है, मतलब साफ है कि फिलहाल कन्वेनर बनाए जाने को लेकर के कोई खास चर्चा नहीं है और यह नीतीश कुमार चाहते भी नहीं है कि उन्हें कोई पद मिले। इस तरीके से यह नीतीश कुमार ने भी आज साफ कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से कन्वेनर बनाने की चर्चा है, यह सवाल जब मुख्यमंत्री के बाद हमने तेजस्वी यादव से जानना चाहा इसका जवाब, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी निर्णय होगा सर्वसहमति से होगा। साफ साफ उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, कुछ साफ साफ कहने से वो बचते रहे। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से जो चर्चाएं फिलहाल हो रही हैं, ये कहीं से साफ तौर पर नहीं दिखाया जा रहा है कि दिख रहा है कि नीतीश कुमार को कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी, जिस तरीके से पहले चर्चा की जा रही थी कि उन्हें कन्वेनर बनाया जाएगा या फिर कोई और बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, वो फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। जी शैलेंद्र, उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरे लोगों को बार बार इस बात को कहते हैं, उनका कहना होता है कि हम उन्हें कोई पद नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ठीक फिर कुछ दिन के बाद जदयू के लोग या गठबंधन के लोग कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद ये लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि उन्हें कोई पद मिले। अभी कुछ दिन पहले ही श्रवण कुमार का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बयान आया, उसके बाद अन्य जो घटक दल हैं उनका जो बयान लगातार नीतीश कुमार को लेके आ रहा है, उसे साफ तौर पर जाहिर है कि जदयू के लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने इन तमाम जिम्मेवारियों से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो दूसरे लोग जो है इस गठबंधन में उन्हें कोई पद मिले, उन्हें कुछ इसमें बनाया जाए, ये वह चाहते हैं। ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार कहते आज नजर आए हैं। लेकिन तमाम चीजें जो तय होंगी वो मुंबई की बैठक में होगी। उसमें भी देखना होगा कि मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार को क्या जिम्मेवारी दी जाती है, क्या कुछ नीतीश कुमार को लेकर के वहाँ चर्चा होती है। क्योंकि पहले दिन से इस बात पर देश भर में सियासी गलियारों में चर्चा हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार को कोई पद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। चलिए शैलेंद्र, अब इंतजार करना होगा अगली बैठक का और उस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है उस पर सबकी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
उनको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं। और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। नवादा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर लोहे के रॉड से जीजा ने साले पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हमला में साले की हत्या हो गई है। मामूली वाद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हेसुआ थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है और फिलहाल पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक मृतक कारू मांझी एकनार गांव का रहने वाला था। कारू मांझी की बकरी जीजा के खेत में चली गई थी और इसी को लेकर विवाद हो गया। फिर जीजा ने लोहे के रॉड से हमला कर साले की हत्या कर दी। पूरा परिवार बच्चा तक आकर के इसको बधारी और लोहा का औजार लेकर के आया और माथा पर मार दिया 30 जगह। माथा मार करके उसको घसीट के बाहर लेकर चला गया। उसके बाद वो अपना घर के पास ले जाकर के उसको मूड़ी काट दिया, मूड़ी पे मार दिया बधारी, और वहीं पे उसका बहुत सारा खून गिर गया। और अगली बड़ी खबर आपको जमुई से बता दें, जहां पर लाखों रुपए के बोल्डर पत्थर की चोरी की गई है। और ये इस बात का खुलासा होने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार जो लाखों रुपए की बोल्डर पत्थर है उसको निशाना बनाया जा रहा था। गमोखर आहर से पत्थर की चोरी की खबर है। माफिया पर बोल्डर पत्थर की चोरी का आरोप लगा है। सिकंदरा थाना में केस दर्ज करा दिया गया है। अभियंता की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि सिकंदरा प्रखंड के कुमार गांव में लाखों रुपए से निर्मित सिंचाई योजना गमोखर आहर से माफिया ने लाखों रुपए की बोल्डर पत्थर की चोरी की। मामला सामने आने के बाद 2 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को जब्त किया गया है। जानकारी मिल रही है कि चोरी किए गए पत्थर को दूसरी सिंचाई योजना में बेचा गया है। जमुई के जिला प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि इस मामले में एक टीम बनाई गई है। नहीं, उस पर एफआईआर हुआ है और एक जिले स्तर पर माननीय जिलाधिकारी ने एक टीम गठित की है। एफआईआर के माध्यम से उस पर जांच किया जा रहा है। कहीं पर काम चल रहा है, उस काम को भी उस काम की प्रगति को भी देखते हुए उस पर, और जो लोग होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के कुमार गांव में लघु सिंचाई विभाग की योजना में बोल्डर पत्थर की चोरी करने का मामला सामने आया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि कुमार गांव का यही गमोखर आहर है और लाखों रुपए खर्च कर इस आहर को इसलिए बनाया गया था ताकि किसानों को फायदा हो, खेतों तक पानी पहुंचे। लेकिन आहर की स्थिति क्या है देख सकते हैं आप। एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस आहर में लगे लाखों रुपए के बोल्डर की चोरी हुई। कुछ दिन पहले यह मामला एक वीडियो के माध्यम से वायरल हुआ और तब लघु सिंचाई विभाग ने सिकंदरा थाना में आवेदन देकर केस दर्ज कराया है। लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियर के द्वारा केस दर्ज हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि जो सिंचाई योजना का जो बोल्डर पत्थर था उसे चोरी कौन कर रहा था। पुलिस ने मौके से जेसीबी और 2 ट्रैक्टर तो बरामद किया था, लेकिन चोरी करने वाले कौन है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि आहर के ठीक बगल में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बोल्डर पत्थर अभी भी मौजूद है, रखे गए हैं और बताया जा रहा है कि कई ट्रैक्टर बोल्डर पत्थर यहां से ले जाकर कहीं दूसरे जगह बेच दिया गया है। हैरानी की बात है कि लघु सिंचाई विभाग के द्वारा गमोखर आहर का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब देखा जाए तो सिंचाई परियोजना से बोल्डर पत्थर की चोरी की गई है और करने वाला कौन है यह अभी तक पता नहीं चल सका है। अब देखना है, इंतजार करना होगा जिला प्रशासन के अधिकारियों की पहल का और फिर पुलिस का कि इस मामले का उद्भेदन कब होता है, कि खुलासा कब होगा कि आखिर बोल्डर पत्थर चोरी करने वाले कौन थे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बाढ़ अनुमंडल अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है। यहाँ पर शराब को उतारना हो या फिर किसी की हत्या कर शव को ठिकाने लगाना हो, अपराधी आराम से ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर चलते बनते हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। हम खड़े हैं बाढ़ थाना के बाजार समिति पुल के निकट।
ये वो पुल है जो इन दिनों वार्ड अनुमंडल के लिए क्राइम जोन बनता जा रहा है। वार्ड पार्षद परमानंद सिंह की हत्या हो, सिन्हा की हत्या हो, या फिर अज्ञात कई शवों का मिलना। आप मेरे पीछे देखते होंगे, ये जो ट्रेन खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है, इस जगह पर कई ट्रेनें आती हैं जो वैक्यूम करके शराब उतारने का भी काम होता है, और कई बार पुलिस और शराबियों का मुठभेड़ भी हुआ है। पूरी तरीके से ये घनी जंगल का इलाका देखने में प्रतीत हो रहा है कि जिसको लेकर अपराधियों के लिए काफी सुरक्षित जगह मानी जाती है। ग्रामीण एसपी और एएसपी ने यहाँ टीओपी खोलने की बात तो कही, पर आज तक वो टीओपी नहीं खुल पाया। सप्ताह में 1 या 2 क्राइम इस जगह पर होना सुनिश्चित मानी जा रही है, फिर भी पुलिस यहाँ टीओपी नहीं खोल रहा है। जरूरत है अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस जगह पर एक टीओपी खोलने के लिए, ताकि आने जाने वालों की सुरक्षा हो सके। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और बड़ी खबर आपको नवादा से बता दें, जहां अनियंत्रित यात्री बस गड्ढे में जा पलटी, जिससे पूरे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में कई सारे बस में जो सवार यात्री थे वो घायल भी हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के गोपी पेट्रोल पंप रामे गांव के पास की है। जानकारी के अनुसार कंट्रोल बिगड़ने के कारण गया राजगीर बुद्ध सर्किट मार्ग पर एक यात्री बस पलट गई। बस के पलटते ही चालक और खलासी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। रात की बात ये रही कि इस बस में ज्यादा यात्री सवार नहीं थे। स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार सभी लोगों को बाहर निकाला गया। बस में लगभग 10 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा चोट आई है। गंभीर रूप से जख्मी एक सवारी को सीएचसी नारदीगंज में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। गोपालगंज से आपको अगली खबर बता दें, जहां पर गंडक नदी का पानी जो है निचले इलाकों में फैलता चला जा रहा है। कई सारे गांव, कई सारे घर पानी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कई सारे स्कूल भी जो हैं वहां पर पानी फैल गया है, जिससे आधा दर्जन सरकारी स्कूलों में पठन पाठन का काम ठप हो गया है। सदर प्रखंड के जगिरी टोला, रामपुर, टेंगराही और राजवाही गांव के स्कूल में पानी घुस चुका है। ऐसे में यहाँ के छात्रों की पढ़ाई बाधित हो गई है। राहत की बात है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने वाल्मीकिनगर बराज से डिस्चार्ज का लेवल घटने की बात कही है। गोपालगंज के सदर प्रखंड के जगिरी टोला पंचायत से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी निचले इलाकों में अब फैलने लगा है। हालांकि इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन नदी का जो पानी है वो अब बाहर निकलकर निचले इलाकों में फैलने लगा। ये तस्वीर है गोपालगंज के सदर प्रखंड के जगरी टोला के पास, और ये तस्वीर मध्य विद्यालय की है। नदी का पानी जो है धीरे धीरे मध्य विद्यालय में भी प्रवेश कर चुका है। ऐसे में आज सोमवार का दिन है, लेकिन अभी तक विद्यालय में जो शिक्षक है वो नहीं आए हैं, बच्चे भी नहीं हैं। बच्चे जो है वो यहाँ पर बाढ़ के पानी में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पानी है वो अब धीरे धीरे फैलने लगा है। हालांकि इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है, और ये कहा है कि निचले इलाके में जो लोग हैं वो अभी से ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज का लेवल कम होने से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि जल संसाधन विभाग ने यह आशंका जताई है कि अब गंडक नदी का पानी धीरे धीरे कम होगा। ऐसे में निचले इलाकों में जो पानी फैला हुआ है वो अब धीरे धीरे कम हो सकता है। ये तस्वीर है मध्य विद्यालय की, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे विद्यालय के क्लासरूम में भी बाढ़ का जो पानी है, गंडक नदी का जो पानी है वो प्रवेश कर चुका है, और यहाँ पर पठन पाठन जो है फिलहाल बंद हो चुका है। जो बच्चे हैं वो इस पानी में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में गंडक नदी के जिस तरह से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर एक बार फिर से निचले इलाके में बसे लोगों की चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रशासन ने सभी तटबंधों की निगरानी रखने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अगली खबर आपको धनबाद से बता दें, जहां एक बार फिर से गोफ बन जाने से लोगों में काफी ज्यादा दहशत है, क्योंकि यहां पर करीब 25 से 30 फीट का गोफ बन गया है और गैस का रिसाव भी हो रहा है, जिससे ग्रामीण काफी डरे सहमे हुए हैं। धर्माबांध ओपी क्षेत्र के बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 क्षेत्रीय कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर यह गोफ बना है। धर्माबांध बस्ती और सोनारडीह के मुख्य ग्रामीण सड़क के किनारे अचानक 25 से 30 फीट गहरा गोफ बन गया, और इस गोफ में एक पेड़ भी जमींदोज हो गया है। वहीं गैस का रिसाव भी हो रहा है।
हालांकि खुले स्थान पर गैस रिसाव से इसका अधिक प्रभाव नहीं दिख रहा। गनीमत है कि इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बता दें, जिस जगह पर गोफ बना है वहां करीब 20,000 की आबादी रहती है। लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद गोफ को भरने का काम भी किया गया। लोगों ने बीसीसीएल से समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। खाली देख रहा है, आगे 6 महीना पहले ही मैंने खेत के मैंने रेती जमीन में ही भूधसान हुआ। उसके बाद रोड के जस्ट 1 फीट भी दूरी नहीं है और धंस गया है। अच्छा, और इस धंसते हुए मैंने कहाँ तक जाएगा उस समझ में हम लोग को नहीं आ रहा। अगर धंस जाएगा पूरा तो रोड क्लोज हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में राजधानी पटना प्रदूषण के मामले में 3 प्रमुख शहरों में से एक है। यानी कि राजधानी पटना में प्रदूषण का स्तर घटा नहीं है, कम नहीं हुआ है, और इसी से राजधानी पटना में पटना नगर निगम के दावे की इस रिपोर्ट में पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पटना की स्थिति बेहतर नजर नहीं आ रही। देश भर में राजधानी पटना प्रदूषण के मामले में तीसरा सबसे अधिक प्रदूषित शहर रिपोर्ट के मुताबिक दिख रहा है। आपको बता दें कि देश भर में 31 बड़े शहरों को इस प्रदूषण रिपोर्ट में शामिल किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत जारी रैंकिंग में पटना को 10 लाख की अधिक जनसंख्या वाले कुल 31 शहरों में 29वां स्थान मिला है। पटना को निर्धारित कुल 200 अंकों में से 154 मिले हैं, जबकि पटना से नीचे यूपी का इलाहाबाद और महाराष्ट्र का पुणे है। इलाहाबाद को 150 और पुणे को 144 अंक मिले हैं। लगातार जो शहर हैं वो इस रिपोर्ट में अपने अंकों के साथ अपना स्थान दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक रैंकिंग पर रहने वाले इंदौर शहर का AQI 5 माह में 70 से 90 के बीच रहा है और PM 10 जुलाई से 60.70 माइक्रोग्राम रहा है। वहीं पटना की AQI की स्थिति बेहद खराब है। सर्दी के मौसम में पटना का AQI 450 तक चला गया। वर्तमान में 150 से अधिक का AQI का औसत दर्ज किया गया है और यही वजह है कि प्रदूषण के मामले में जो पटना की रैंकिंग है वो खराब हो गई है और प्रदूषण के मामले में देश भर में राजधानी पटना की जो स्थिति है वो तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। जो रिपोर्ट जारी हुई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की, देश भर में राजधानी पटना तीसरे स्थान पर है। यानी पटना में प्रदूषण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। पटना में प्रदूषण को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। दरअसल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ ऐसा करने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बन गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी एथलीट को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा और इस तरह नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वो पहले भारतीय बन गए हैं। हालांकि नीरज चोपड़ा के लिए आगाज अच्छा नहीं रहा। भारतीय दिग्गज पहले प्रयास के बाद 12वें नंबर पर थे। दरअसल नीरज चोपड़ा का थ्रो अमान्य करार कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद नीरज चोपड़ा ने गजब की वापसी की। नीरज चोपड़ा दूसरे राउंड के बाद 88.17 मीटर के साथ टॉप पर काबिज हो गए। इससे पहले नीरज चोपड़ा ओलंपिक के अलावा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वहीं अब इस दिग्गज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नीरज के इतिहास रचने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं PM मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। आप लोग कवरेज कर रहे हैं। रात के 1-1:15 बजे तक भी सारा गांव, सारा देश जाग रहा था। माहौल तो आप जानते ही कैसा होगा। पूरा देश खुशियां मना रहा है। के लिए बिल्कुल गौरव का पल है। नीरज चोपड़ा जहां भी जाता था गोल्ड क्लिंच करता ही था। यही एक मेडल रहता था जिससे वो छूता था। आज वो भी काम कर दिया। आज उसके उस कैरियर की अचीवमेंट ये एक अच्छी अचीवमेंट होगी। आज भी आज बहुत खुशी है। बस हमारे नीरज भाई की उसमें करियर में बस
इसी गोल्ड की कमी थी और आज उन्होंने ये गोल्ड जीत कर सारी कमी पूरी कर दी है। आज बहुत खुश हैं और आप देखिए ओलंपिक का 1 साल से भी कम रह गया। हम आज दावा करते हैं कि अगले ओलंपिक में भी नीरज गोल्ड जीतेगा पक्का। यह कहूँगा जी, बड़ी खुशी की बात है और सारे भारत को ये मेडल दिया है बच्चे का और मेहनत करेंगे। आगे की क्या उम्मीद है? क्या आगे की भी यही उम्मीद है, वो तो देखो मैदान में जाएगा तब क्या आएगा, नहीं गोल्ड की उम्मीद। कल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच इसलिए बन गया कि कल पाकिस्तान के साथ मैच था और सेकंड पोजीशन पे पाकिस्तान रहा। देखो जी, बराबर का मुकाबला था, वो तो रही थी भी चलो कोई सा तो लेकर आवेगा, तो नीरज पे आ गया। तो मैंने तो भी बच्चे खूब कर रहे थे और दिए भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी पे तो आना ही था। गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप्स, अंडर 20 टाइटल और टोक्यो ओलंपिक्स जीतने के बाद अब नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का भी कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और खुशी की बात भारतीय एथलेटिक्स के लिए है कि 6 खिलाड़ी, उनमें से 3 भारत के आए हैं टॉप 6 में। किशोर जेना 5वें नंबर पर और मनु डीपी 6ठे नंबर पर आए। ये दिखाता है कि भारत खेलों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच रखी थी कि और निवेश करो, और सुविधाएं दो, और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर दो, तो हमारे खिलाड़ियों ने भी भारत का नाम लगातार रोशन किया है। और देश भर में इस साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है। ऐसे में कई जगह पर रोजगार मेले भी लगाए जाते हैं। इसी कड़ी में रांची में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जहां आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यहां पर करीब 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। जानकारी के मुताबिक रांची के सेम्बो में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में लगे रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है। जानकारी मिल रही है कि सरकार की ओर से इस साल कुल 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी पाए युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। बहुत धन्यवाद आदरणीय। अगला नाम है रेशमा टीयू। रेशमा टीयू, बहुत बहुत बधाई अनमोल आपको। और अभी रेशमा टीयू मंच पे। और महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल रांची में हैं और ऐसे में रांची के लोगों को उनकी झलक हर रोज देखने को मिल जाती है। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी अपने फिटनेस को लेकर काफी फोकस नजर आ रहे हैं और वो जिम जाते हैं और उस दरमियान कई सारे लोग उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचते हैं। जेएससीए के जिम जाना नहीं भूलते महेंद्र सिंह धोनी, हर रोज वहां वो जाते हैं। हालांकि जिम पहुंचने या फिर बाहर निकलने के दौरान उनके प्रशंसकों की भीड़ भी उनका पीछा करती है। माही भी इस दौरान अपने फैंस को मायूस नहीं करते हैं, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।